दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं टीसीएस के 4600 क्वेश्चन की जेके की सीरीज, जो उसने जितने भी एग्जाम्स कराए थे 2020 में एसएससी के, उसमें पूछे थे। तो उस सीरीज का ये पार्ट 11 है। इससे पहले के 10 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का 4 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में उसको, और इसके अलावा आपके जितने भी पेपर हैं उसको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो इनको करने से आपके 4600 क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे ही, साथ साथ आपको पेपर के लेवल का भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जीके कैसी पूछी जाती है और करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपको अपनी तैयारी में मेरा छोटा सा ये सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइंस का, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मधुमक्खी होती है वो जब फूलों पर बैठती है तो फूलों से शहद इकट्ठा करती है और फूलों यानी कि पेड़ों को पॉलन यानी कि परागण दे देती है। जब परागण दे देती है तो फूलों और पौधों में निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बिना निषेचन के फल के विकास किया जाए। तो बिना निषेचन के कैसे होगा? देखिए, जो प्रोसेस नेचुरल होती है रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की, जीव जंतुओं में उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उससे जो बच्चा पैदा होता है या उससे जो फूल विकसित होता है या फल विकसित होता है वो नेचुरल होता है। लेकिन जब उसमें मानव हस्तक्षेप कर देता है, ऐसी कोई विधि खोज लेता है कि बिना निषेचन के फूल का विकास हो जाए, अगर वो मेल गधे का फीमेल घोड़े के साथ मेटिंग करवा दे तो खच्चर पैदा होता है। खच्चर में घोड़े के गुण होते हैं और गधे की सहनशीलता होती है, इसलिए वो बेचारा भाड़ होता रहता है। ताकतवर तो होता है लेकिन उतना समझदार नहीं होता, क्योंकि उसका बाप तो गधा होता है। तो मानव हस्तक्षेप करता है इस प्रोसेस में और ये प्रोसेस कहलाती है पार्थेनोकॉर्पी। इससे बिना निषेचन के फल का विकास हो जाता है। और तो और इस सब प्रोसेस के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि खच्चर, ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सेम होता है फलों में। इससे जो फल बनाया जाता है उसमें बीज नहीं होते हैं, जिससे ये बीज आगे फल पैदा कर सकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा था एकदम। इसके जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि इनमें से कौन सी बैंक है जो नेशनलाइज नहीं है। आपका जो दिमाग जाएगा वो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक पे, कि हो ना हो यही वाला इसका राइट आंसर है, जबकि ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है इसका भारतीय स्टेट बैंक। आप लोग कहेंगे ये वाला राइट आंसर कैसे? भारतीय स्टेट बैंक तो सरकारी बैंक है। नेशनलाइज का बैंक होता है राष्ट्रीयकृत, मतलब जो देश की सरकारी बैंक हो, सरकार जिसके मालिक हो। तो भारतीय स्टेट बैंक वाला इसका राइट आंसर कैसे हो सकता है? तो इसकी कहानी को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब है बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ कब था? बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, इंदिरा गांधी ने कराया था 19 जुलाई 1969 को। अब होता क्या है कि अंग्रेजों के ज़माने में भारत में प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी? एक बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। तो उन अलग अलग 3 प्रेसिडेंसियों में ये 3 बैंकें थीं जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। बाद में 1921 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया और एक बैंक बना दी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1947 आता है और भारत आज़ाद हो जाता है। फिर उसके कुछ साल बाद 1955 में भारत सरकार इस इंपीरियल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीद लेती है और इस बैंक का नाम बदल के कर देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब 60% हिस्सेदारी खरीदती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके पहले हम एक छोटी सी थ्योरी को समझते हैं कि अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से एक व्यक्ति की है, मतलब उसकी 100% है वो, और अगर कोई चीज़ 2 व्यक्तियों की है, मतलब 50-50% दोनों की है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अब बताओ किसकी है, एक के पास 51% है और दूसरे के पास 49%, तो आप कहेंगे सही मायने में तो ये 51% वाले की है। तो यही होता है, जो भी आपकी सरकारी चीज़ें होती है, सरकारी कंपनियां, उनमें अगर सरकार 51% शेयर खरीद ले तो वो हो जाता है पब्लिक सेक्टर का। और यहाँ तो सरकार ने 60% खरीद लिया तो ये ऑटोमेटिक भारत की सरकारी बैंक हो गई। इसको नेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि ये पहले से थी, 1955 में ही थी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पूछा था, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में आता है बृहस्पति। इसको फिगर से समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा सूर्य है और उसके बाद ये 8 ग्रह बताए गए हैं।
क्योंकि जो प्लूटो था वो तो अब ग्रह रहा नहीं, वो तो बौना ग्रह हो गया है 2006 में ही। तो ये है शनि और ये है मंगल। इनके बीच में देखिए जुपिटर आ रहा है जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। और देखिए इनसे क्या क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्स तक के जो ग्रह हैं उनको कहते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और ये जो बाद वाले बाहर वाले 4 ग्रह हैं इनको कहते हैं बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह, क्योंकि ये सारे गैसियस मटेरियल्स के बने हुए हैं। और कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनको कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। नेक्स्ट है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया? तो देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि उसके जिंदा रहते हुए स्विस कॉइन ढाला गया, जबकि लोगों के मरने के बाद आमतौर पर उनके सम्मान में सिक्का ढाला जाता है, लेकिन इनके जिंदा रहने पर ही ढाल दिया गया। ये है टेनिस स्टार रोजर फेडरर। और स्विस सिक्का ढाला गया मतलब ये स्विट्जरलैंड के हैं। और स्विट्जरलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? स्विट्जरलैंड में चलती है फ्रैंक। और टेनिस के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो एग्जामिनर इसका फ़ायदा उठा के टेनिस के खिलाड़ियों के नाम दे देता है और पूछता है वो कहाँ से हैं या निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है। तो नोवाक जोकोविच हैं, वो हैं सर्बिया के। सेरेना विलियम्स अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और अपने भारत में कौन टेनिस खेलता है? तो भारत में खेलती थी सोनिया मिर्ज़ा। और टेनिस से मिलता जुलता एक और गेम है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए ये टेनिस का बल्ला है और इससे इस गेंद को मारा जाता है, जबकि ऐसा ही एक होता है बैडमिंटन। इसमें इस बल्ले से इस चिड़िया को मारा जाता है, इसको कॉक भी कहते हैं। और भारत में बैडमिंटन के कौन कौन से खिलाड़ी हैं? भारत में बैडमिंटन के हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत। और ये 2 खिलाड़ी भी बहुत फेमस थे जो अब नहीं खेलते, रिटायर हो चुके हैं, जिनमें से पुलेला गोपीचंद, इनके बारे में हमने देखा था। और प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा, ये भी खेला करते थे बैडमिंटन। तो अभी हम आने वाले वीडियो में टेनिस के जो कप होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए हैट्रिक का मतलब होता है हम लगातार बॉलिंग करके 3 बॉल में 3 लोगों को आउट कर दें, वो कहलाता है हैट्रिक। और भारत में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हैट्रिक लगाने वाले भारतीय हैं कुलदीप यादव। और अभी तक सबसे ज़्यादा हैट्रिक किसने लगाई हैं? तो वो लगाई हैं लसित मलिंगा, श्रीलंका के हैं ये। और भारत के देख लीजिए ये कुलदीप यादव है, उनके अलावा ये 3 खिलाड़ी भी हैं जो 2 हैट्रिक लगा चुके हैं। नेक्स्ट है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? तो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये किया गया था नागपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए ये शुरू कहाँ किया गया था, तो ये शुरू किया गया था जबलपुर में। नेक्स्ट है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो एक क्वेश्चन तो इसी ने बता दिया कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी विजय की उपलब्धियां उनने किस स्तंभ पे लिखवाई थी? तो उन्होंने बनवाया था इलाहाबाद स्तंभ लेख। और जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रेमी थे। ये कैसे पता चलता है हमें? तो उनके जो सिक्के मिले हैं उन पर वो बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं, इससे पता चलता है कि जरूर वो संगीत प्रेमी रहे होंगे। नेक्स्ट है, जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों, इनके जो सिद्धांत उनको केनेसियन अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, वो किस देश से थे? तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये थे इंग्लैंड के। आपको मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, जिससे विश्व बैंक और IMF नाम की 2 जुड़वा संतानें निकली थी। संतानों से मेरा मतलब है संस्थाएं बनी थी। उन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते में इन्होंने, जॉन मेनार्ड केन्स ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ये इंग्लैंड की तरफ से गए थे। और इसके अलावा आपको एक और अर्थशास्त्री का नाम याद रखना है जिसने अपने सिद्धांतों से दुनिया बदल दी एकदम। वो कौन थे? जर्मनी के कार्ल मार्क्स। इन्होंने हर चीज़ को इकोनॉमिक्स से रिलेट कर दिया, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। इन्होंने बताया कैसे इकोनॉमी है वो हमारे कल्चर, हमारी आदतों को भी परिवर्तित कर देती है। तो एकदम क्रांति ला दी थी इन्होंने। और इनकी जो बुक थी वो है दास कैपिटल, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो इन्होंने क्रांति लाई थी इकोनॉमिक्स के फील्ड में। लेकिन क्या ये फादर ऑफ इकोनॉमी हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की बुक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अच्छा क्वेश्चन है बायो का। तो लाल रक्त कणिकाओं RBCs का निर्माण होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। RBCs का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है, मतलब इनके बनने के 4 महीने बाद वो नष्ट हो जाती हैं।
इनका निर्माण होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, और इनकी मृत्यु होती है यकृत या प्लीहा में। इसलिए यकृत या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और डब्ल्यूसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और लिम्फ नोड में भी इसका निर्माण होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। जैसे ही किसी वायरस का हमारे ऊपर आक्रमण होता है वो तुरंत एंटीजन और एंटीबॉडी बना लेती हैं, जिससे हम लोग रोगों से बचे रहते हैं। और इसकी जो मौत होती है आरबीसी की, वो रक्त में ही हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी से एक खास चीज़ और है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा लिम्फ नोड में तो होता ही है, कभी कभी विषम परिस्थितियों में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा से भी हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिशूर और त्रिबल्ला। ये दोनों जुड़वां सिटी नहीं है। और बाकी से हमें पता चल रहा है कि अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वां सिटी हैं। हुबली और धारवाड़ ये कर्नाटक में है, ये जुड़वां सिटी हैं। उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर जुड़वां सिटी हैं। और इसके अलावा बहुत सारे शहर हैं जुड़वां सिटी, जिनमें मेन आप देखिए कोलकाता और हावड़ा, हैदराबाद और सिकंदराबाद से तो ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर रहता है गाजीपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है और पूर्व का एथेंस क्यों कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए, ये है वर्ल्ड का मैप। ये वाला जो हिस्सा हो गया बीच में, अगर हम इसके लाइन खींच दें तो यहाँ का जो हो गया वो हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, और यहाँ का जो हिस्सा हो गया वो हो गया पूर्व। तो पश्चिमी देश ये यूरोप और अमेरिका वगैरह हैं, और पूर्वी देश ये सारे हैं। तो क्वेश्चन में एथेंस के बारे में बात की गई है। एथेंस यहाँ पर एक देश पड़ता है ग्रीस, उसकी राजधानी है एथेंस। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, एथेंस हमने मान लिया यहाँ पर है, लेकिन इस वाले हिस्से में एथेंस कहाँ है? तो इस वाले हिस्से में तो एथेंस आपको मिलेगा नहीं। कोई ऐसा शहर होगा जिसकी क्वालिटीज बिल्कुल एथेंस से मिलती जुलती होगी, मतलब एथेंस की जो आबो हवा है, उसकी जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस शहर की होगी, उसकी संस्कृति इससे मिलती जुलती होगी, इसलिए उसको पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदुरै को जाना जाता है पूर्व के एथेंस के नाम से। और ऐसा ही कोच्चि से भी एक क्वेश्चन आता है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि, इसको कोचीन भी कहा जाता है। और जैसे वेनिस जो है वो एडियाट्रिक की रानी है, वैसे ही कोच्चि अरब सागर की रानी है। और मदुरै से एक क्वेश्चन आता है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरै को, यहीं पे मीनाक्षी मंदिर भी है। और इलाहाबाद से क्वेश्चन आता है ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा अमेरिकी भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोग की सूची पर है? तो यहाँ पर लिखा है 20 पीपल टू वॉच इन 2020। तो फोर्ब्स पत्रिका जो है वो अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है। ये इस तरीके की डाटा निकालती रहती है कि दुनिया के टॉप 100 पावरफुल पीपल कौन से हैं, टॉप 10 अमीर कौन से हैं, भारत में टॉप 10 अमीर कौन से हैं। तो ऐसी ये कई लिस्ट निकालती रहती है। वैसे इसका जो राइट आंसर था वो था हसन मिनहाज। अब हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि ये जनवरी वगैरह में सूची निकाली गई थी, तो इसकी जगह हम एक करंट का क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमारे लिए काम का हो। कौन सा? कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा इसमें 85वां। नेक्स्ट है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो एक टफ क्वेश्चन था बायोलॉजी का, इसको करने के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए एकदम, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम लेके समझते हैं। कि देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया था कैरोलस लिनियस ने, इसलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना काम किया। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे विटकर नाम से, उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 हिस्सों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। फिर बाद में इसी का आगे वर्गीकरण और भी साइंटिस्ट करते हैं, जैसे कि जंतु जगत का वर्गीकरण किया जाता है, इसको संघों में बांटा जाता है यानी कि फाइलम में, और टोटल 9 फाइलम बनाए जाते हैं। एक फाइलम प्रोटोजोआ का अलग से बनाया जाता है जिसमें कि 1 कोष के जीव रखे जाते हैं, और जितने भी बहुकोष के मल्टी सेलुलर जीव थे उनको 9 कैटेगरी में बांटा गया, मतलब 9 फाइलम में बांटा गया। इनमें पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और कॉर्डेटा शामिल हैं। सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, इनके लिए आपको विस्तार से पढ़ना रहेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जेलीफिश जो है वो संघ निडेरिया का एक जंतु है, लेकिन यहाँ पर तो निडेरिया लिखा ही नहीं है, तो कैसे ये कर पाएंगे हम? तो आप सिलेंटेटा लिखा देख रहे हैं ना, जो
उसी को कहते हैं नेडेरिया। सिलेंट्रेटा या नेडेरिया संघ के जो प्राणी होते हैं, जेलीफिश वगैरह, उनके मुंह के चारों ओर धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिससे वो अपना भोजन पकड़ सकें, और इस वर्ग के सभी जंतु पानी में ही निवास करते हैं। तो ये तो हो गया जेलीफिश के बारे में। अब आप पूछेंगे मनुष्य यानी कि हम लोग इसमें कहाँ आते हैं, तो इन संघों का भी कई वर्गों में आगे चल के विभाजन किया जाता है। जैसे कि हम लोग आते हैं कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा का आगे 13 वर्गों में विभाजन किया जाता है। उनमें से जो मेन है एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप यानी कि जो सांप वगैरह हैं, एम्फीबिया का मतलब मेढक वगैरह है, और पक्षी वर्ग, मछली वर्ग और स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग में ही हम लोग आते हैं। तो इस तरीके से आगे सबका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पूछा था, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी जो 6ठी बैठक थी दिल्ली में वो की थी नरेंद्र मोदी ने। जनवरी का क्वेश्चन है, अब हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि इसके 0% चांस है कि अब ये दोबारा पूछा जाए। और हमने इस क्वेश्चन को हटाया क्यों नहीं है? हटाया मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं है क्योंकि कम से कम आप इस क्वेश्चन के टाइप को देख के समझ सकें कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बदले हम क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में जनवरी 2021 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने जो हैं, उनको किस देश की सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? ये सर्वोच्च सम्मान होता है सेना द्वारा दिया जाने वाला। ये दिया गया था दक्षिण कोरिया की सेना द्वारा। नेक्स्ट पूछा था, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था क्रिस्टीना जॉर्जीवा को, और ये अभी भी IMF की MD के रूप में काम कर रही हैं। तो इसके बारे में भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस देश ने 2023 तक लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की बात कही है? ये देश है जापान। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पूछा था, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। इसका जो कॉमन नेम है वो कहलाती है मीथेन गैस, को मार्स गैस कहते हैं। जो भी दलदल वाला स्थान होता है, सड़े गले पदार्थों से ये निकलती है वहाँ पर, और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय, भैंस, ऊँट वगैरह, जब वो जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से ये वाली गैस भी निकलती है। और इसके साथ साथ जो मीथेन गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आप जानते होंगे जो पृथ्वी का ताप बढ़ाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और जलवाष्प है, और इसके साथ साथ ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तूतिया, इसको नीला तोता कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इससे भी क्वेश्चन आता है। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O। और ताप गैस यानी कि हीटिंग गैस, तो इसका तो कोई खास फॉर्मूला नहीं है। जो भी गैस हमको ताप दे दे जलाने पर, जैसे कि LPG वगैरह, उसको ताप गैस कह सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही थी। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जिसका नाम वर्तमान में है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में है, किस कालावधि में बनाया गया? तो इसमें फंसा दिया आपको। हमें क्या पता किस कालावधि में बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो था 1878 से 88 के बीच बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फंसाने वाला पूछ दिया कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? अब हमें क्या पता पहले राज्यपाल कौन थे? आपको तो बस अपने ही राज्य के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद होंगे मुश्किल से। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें? वैसे इसका जो राइट आंसर था वो था डॉक्टर सीतारमैया। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो कौन है? वर्तमान में एडिशनल चार्ज मिला हुआ है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर सरकार है, जो BJP की है। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही पूछ दिया। जवारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा राजस्थान में किया जाता है घूमर, गुजरात में गरबा, और केरल में कलियट्टम बहुत फेमस है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन को मैंने रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है IMI यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का 2.0 संस्करण। तो कभी ना कभी इसका पहला संस्करण भी तो रहा होगा। तो पहला संस्करण इसका लॉन्च हुआ था 2014 में, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किस मिनिस्ट्री के थ्रू? इसकी मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और मिशन इंद्रधनुष के तहत 2 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगाए जाते हैं। किन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं? इसका नाम मिशन इंद्रधनुष ही क्यों है?
क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इस मिशन के तहत 7 बीमारियों से रक्षा के लिए टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। कौन कौन सी बीमारियां, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से आपका जो खसरा है, मेजल्स, पोलियो, पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं, टेटनस, टीबी, डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस बी से बचाते हैं इसका इंजेक्शन। नेक्स्ट पूछा था जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, ये किया गया था फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को, जो अभी भी हैं। तो इसके बदले एक क्वेश्चन करते हैं, तानसेन सम्मान 2020 वाला जो 2021 में दिया गया जनवरी में, वो किसको दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया पंडित सतीश व्यास को और ये संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किया। तो ना जाने कितने ही बार ये रिपीट हुआ और अभी तक हम कम से कम 4-5 बार तो इसको देख ही चुके हैं। तो इसका विमोचन किया था अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है ये। तो इसके बदले हम एक क्वेश्चन करते हैं लेटेस्ट बुक का। एक बुक आई है अभी हाल में, हैप्पी एक्सीडेंट नाम की, और इस बुक को लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने। ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, वह किस देश के थे। तो एग्जामिनर की इस कला को कहते हैं क्वेश्चन घुमा के पूछना या हमें क्वेश्चन करने से रोकना। अब कोई नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि जो ओम नियम होता है उसको तो हमने रट लिया, B=IR वाला। यहाँ पर पूछा गया वो किस देश से थे, तो वो थे जर्मनी के। काफ़ी टफ था ये। नेक्स्ट था, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया था लखनऊ जो है वो नवाबों और अदब का शहर है, यहाँ चिकन पहना जाता है और चिकन खाया भी जाता है। तो फ्रेंड, इस तरीके देखिए हमने सेट के 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।